स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी की लिखी कहानी घर। मैं आज तक मकान में रहता था, अब बुढ़ापे के पड़ोस में आकर अपने घर में रहने जा रहा हूँ। 3 दशक सरकार की गुलामी करते बीत गए, आज यहाँ कल वहां। मैंने कभी अपना तबादला रुकवाने की कोशिश न की और न कभी पैरवी ही की। सोचा जब गुलामी करता हूं तो फिर मनमानी कैसी। सरकार बहादुर जो हुक्म दे वो सिर आंखों पर। इसीलिए तो मैं खूब सताया भी गया, किसी जगह 2 साल तक भी नहीं टिक कर रह पाया। सभी मेरी ही बदली कराकर अपने मन के मुताबिक अपनी पोस्टिंग करा लेते। सब चैन मुझसे ही शुरू होते और कभी कभी मुझ पर ही आकर रुक जाते। ऐसी हालत में कहीं भी कोई मकान बनाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रही। मकान बना भी देता तो उसे किराए पर चलाने का मुझे कभी जी नहीं चाहता। आखिर मकान अपने आराम के लिए बनवाता या किराएदार की सुविधा के लिए? फिर किराए पर देने से मुझे क्या फायदा? घर में न जोरू न जाता, जिंदगी भर अकेला ही रहा, किसी से शादी जो न की। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी रही। वेतन के पैसे या पेंशन के पैसे किसी तनहा के लिए जिंदगी गुजार देने को काफी है। सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद एक थके मुसाफिर की तरह अपने बसेरे की छां की तलाश हुई तो जीवन बीमा तथा प्रोविडेंट फंड के तमाम पैसे लगाकर एक छोटा घर बनवा लिया। जमीन बहुत पहले ही सस्ते मूल्य पर खरीद ली थी। साल भर सीमेंट, लोहा, ईंट तथा चिप्स जुटाते जुटाते मैं परेशान हो गया। कभी सोचता ये आफत क्यों मोल ले ली। आराम तो एक सुंदर किराए का फ्लैट भी भरपूर दे देता, मगर वही वही एक अपना अपना यानी अपनी बीवी हो, अपने बाल बच्चे हो, अपना घर हो, बराबर टीसता रहा। तो बीवी बाल बच्चे तो अब होने से रहे, खैर अपना घर तो हो ही गया। मकान नहीं, घर। गेट पर बड़े ठाट से 2 संगमरमर मड़ गए। एक पाए पर घर का नाम अनामिका तथा दूसरे पर घर के मालिक का नाम रामेश्वर प्रसाद। कहने को तो छोटा ही कमरा था, मगर उसका नाम दिया मास्टर्स बेडरूम। खास अपने लिए बनवाया, मोज़ैक के फ्लोर, सटा हुआ बाथरूम, सारी सुख सुविधाओं के साथ। कमरे में सुंदर बर्मा टीक का एक बड़ा सा वार्डरोब, ऊपर लॉफ्ट तथा दीवार के अंदर बिजली की वायरिंग। कमरा खूब हवादार है, पूर्वा और पचिया दोनों हवाओं की बहार है। गृह प्रवेश की रात से ही बाबू रामेश्वर प्रसाद अपने कमरे में बड़े ठाठ से सोने लगे, मगर उन्हें अनुभूति हुई कि उनका घर हरा है मगर भरा नहीं, सब सूना सूना लगता है। तो फिर छोटा भाई राजेश बड़ी मुश्किल से एक कमरे के फ्लैट में अपनी बीवी बाल बच्चों के साथ गुजारा कर रहा है। वो इतना वेतन नहीं पाता कि एक बड़ा सा फ्लैट ले सके, और उसका परिवार भी बड़ा है, 4 बच्चे। उन्हें यहाँ बुला लूं, दोनों भाई आराम से रहेंगे। मुझे तो बस एक कमरा चाहिए। राजेश और चंदा की गृहस्थी और 3 कमरों में फैल जाएगी। अलग किचन और पैंट्री है ही, दोनों तरफ चौड़ी बालकनी, नीचे भी बरामदा। राजेश अपने मकान मालिक से तंग आ गया है। वो प्रतिदिन किराया बढ़ा देने की धमकी देता और घर में एक मरम्मत न कराता। उसकी निजी ख्वाहिश थी कि राजेश घर छोड़कर भाग जाए ताकि नए किराएदार से उसे पगड़ी तथा ज्यादा किराया मिल सके। तो बड़े भाई के इस प्रस्ताव को राजेश ने सहर्ष स्वीकार किया और उसकी पत्नी ने, जो एक कुशल गृहलक्ष्मी है, अपनी गृहस्थी को किराए के फ्लैट से समेटना शुरू किया। ठेलों पर सामान ढुलने लगा और हर कमरे में उसके सामान करीने से सजाए जाने लगे। ऊपर का दूसरा कमरा छोटा सा ड्राइंग रूम बना और नीचे का एक कमरा बच्चों के सोने का कमरा तथा दूसरा राजेश और चंदा का बेडरूम। पैंट्री में सब ऊल जलूल सामान भरे नहीं जा सके,
खाली टूटे टीन के कनस्तर, डगरा, सूप, टूटी और अच्छी टोकरियों से लेकर जांता, तराजू, सिलवट तक सभी सामान नए घर में आ गए। जंग लगे सामानों से लेकर गोदरेज की अलमारी तथा फ्रिज तक कोने अंतरों की शोभा बढ़ाने लगे। नए तथा पुराने का एक अच्छा मिश्रण तैयार हो गया। अचार के अनेक बोयाम खिड़कियों पर सजा दिए गए और बुकनी मसालों से भरी शीशियां जहां ताकों पर जगह मिली रख दी गईं। लॉफ्ट भी जाड़े के कपड़ों से भर गए। टूटे फूटे बक्से पलंग के नीचे आ गए, यानी घर का कोना कोना भर गया। यदि कोई बाहर से आता तो ऐसा महसूस करता कि कोई एक सामान उसकी देह पर अब गिरा कि तब गिरा। रामेश्वर प्रसाद को पहली बार अनुभव हो रहा है कि परिवार की क्या चहक होती है। जिंदगी भर रीता रीता रहने से उनमें जो एक खालीपन-सा आ गया था, अब भरा भरा लगता है। उन्हें खाने पीने की भी सुविधा हो गई है। घर में कुशल गृहिणी जो आ गई। राजेश भी खुश है कि मकान किराया देने से उसे निजात मिली और बच्चे भी प्रसन्न हैं कि उन्हें खेलने की अफराद जगह मिल गई। इसी तरह जाने कितनी रातें कटी, कितने दिन कटे और एक दिन रामेश्वर बाबू चारों धाम करने कुछ साथियों के साथ निकल पड़े। अपने कमरे की कुंजी चंदा को थमा गए। यात्रा के प्रथम चरण में पुरी पड़ाव रहा। दूसरे में मद्रास होते रामेश्वरम, फिर कन्याकुमारी, मदुरई, तिरुपति होते हुए द्वारका की ओर बढ़े। फिर वहां से लौटते हिम्मत हार गए। इस साल अब बद्रिकाश्रम न हो सकेगा, इसीलिए यात्रा से थककर चूर होकर घर लौट आए। संध्या समय घर पहुंचे। राजेश और चंदा सिनेमा देखने गए हैं। बच्चे बालकनी पर खेल रहे हैं। रामेश्वर प्रसाद धड़धड़ाते हुए अपने कमरे की चौखट पर पहुंचे और रिक्शे वाले से सामान कमरे में रखवा कर बड़े इत्मीनान से आराम कुर्सी पर बैठकर अपने घर के हर सामान को देखने लगे तो कोई पहचान ही में ना आता। हैं? मेरे सामान कहाँ गए? न उनका लिहाफ, न तकिया, न स्टैंड, न बेड, न मेज, न कुर्सियां। झपट कर वार्डरोब का दरवाजा खोला तो बहुरानी की साड़ियां उसमें सजी हैं और एक कोने में राजेश के सूट भी हैं। इधर उधर गौर से देखा तो पता चला कि उनके मास्टर्स बेडरूम में उनका एक भी सामान नहीं है और अब ये कमरा दूसरों का हो चुका है। वो चौंक कर बाहर निकले तो बच्चों ने हंसते हुए बताया, मम्मी डैडी अब इस कमरे में रहते हैं और आपका सामान गैरेज के ऊपर वाले कमरे में सजा दिया गया है। वो अपना सामान उठाए उस कमरे की ओर लपके बत्ती जलाई। सभी सामान ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, मगर कहाँ मास्टर्स बेडरूम और कहाँ ये गैरेज के ऊपर वाला कमरा। वो हैरत में है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? खैर, मेरे नहीं रहने से कुछ दिनों के लिए यह व्यवस्था बहुरानी ने कर दी हो। अब मेरे आने पर सब ठीक ठाक हो जाएगा। किसी से कहने सुनने की क्या आवश्यकता है? सब अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर रामेश्वर प्रसाद बड़े इत्मीनान की सांस लेकर अपने पलंग पर लेट गए। कुछ देर बाद राजेश और चंदा घर लौटे तो भाई को देखकर बड़े खुश हुए। बड़े भाई ने भी तीर्थ का प्रसाद उन्हें तथा उनके बच्चों को बड़े प्रेम से दिया। रात में रामेश्वर प्रसाद ने इतनी लंबी यात्रा के बाद आज पहली बार बड़ा स्वाद लेकर घर का खाना खाया। रात में जल्दी ही अपने पलंग पर वो सो गए। नए कमरे में उन्हें बड़ा अजीब सा लग रहा है। बहुत देर तक करवटें बदलते रहे तो कहीं नींद पड़ी। सोचा, आज ही तो आया हूं, 2-4 दिनों में सब ठीक हो जाएगा। वे खुद ही कमरे से हट जाएंगे। भोर हुआ, जाने कितने भोर हुए। रातें बीती, मगर न राजेश ने कोई बात चलाई, न चंदा ने ही उनके कमरे को खाली करने का प्रयास किया। अजीब बात है, सब ठीक ठाक पहले ही जैसा है, जैसे कोई बात ही न घटी हो। उन्हें इस कमरे में बाथरूम का बड़ा कष्ट है। नीचे जाना पड़ता है, अक्सर बत्ती गायब रहती है। हफ्तों उधेड़-बुन में रहने के बाद रामेश्वर प्रसाद ने एक दिन खाने की मेज पर चर्चा चलाई। रानी, कुछ मेरा भी ख्याल करो। रात में सीढ़ियों से उतरकर नीचे बाथरूम में आना खल जाता है। मेरा कमरा अब तो। मगर दोनों आज भी और दिनों की तरह चुप रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद तीनों चुपचाप खाना खाकर उठ गए। रामेश्वर प्रसाद के चेहरे पर टेंशन के चिन्ह साफ साफ उभर आए हैं, मगर राजेश और चंदा
सर्वथा निरपेक्ष। रामेश्वर प्रसाद परेशान नजर आते हैं। उनके दिमाग में ये ठंडापन कुछ अटता नहीं है। आखिर वे क्या चाहते हैं? दिन पर दिन गुजरते रहे, महीनों बीत गए, मगर अनुज तथा अनुज पत्नी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। इधर रामेश्वर प्रसाद घुट रहे हैं। वो विक्षिप्त से हो रहे हैं। किसी भी तरह की शांति नहीं। जीवन भर की कमाई लगाकर घर बनवाया और उसमें भी वो बेगानों जैसे रह रहे हैं। उनकी सुख सुविधा के लिए किसी को कोई परवाह ही नहीं। सब कुछ अपना होते हुए भी वो सबसे दूर रह रहे हैं। अजब विडंबना है। वो अपनी परेशानी किससे कहें? सभी हंसेंगे। भाई भव को वो गर्दन में हाथ देकर घर से बाहर तो नहीं निकाल सकते, न उनसे पूरे मकान में रहने के लिए किराया ही ले सकते हैं। उन्हें कष्ट में रहते देखकर वही तो उन्हें बुलाकर लाए थे। मगर क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है? आज खाना खाने के बाद रामेश्वर प्रसाद ने फिर बात उठाई। आखिर मेरे विषय में तुम लोग कुछ सोच रहे हो? किसी याचक की तरह मैं तुम लोगों से अपनी सुख सुविधा के लिए अपने बेडरूम को खाली करने के लिए कितनी याचना करता जाऊं, और तुम दोनों मेरी एक न सुनो। तो चंदा ने तपाक से कहा, भैया, आपके भाई को वो बेडरूम इतना पसंद है कि वो तो उसे कभी छोड़ेंगे नहीं। उन्हें उसमें बड़ा सुख मिलता है और झिर झिर कर हवा रात में उनके बेड पर खूब आती रहती है। हाँ, यदि आप कहें तो इस ड्राइंग रूम को खाली करा दूं, मगर इसमें फिर वही दिक्कत है, लगा हुआ बाथरूम नहीं है। फिर तीनों चुप हो गए। अटूट खामोशी। बात जहां थी वहीं जमकर रह गई। यूं ही महीने बीत गए। एक दिन रामेश्वर प्रसाद के तीसरे तथा अंतिम भाई का पत्र आया कि उसका तबादला इसी शहर में हो गया है और वो जल्द ही यहाँ पहुंच रहा है। दोनों भाई बड़े खुश हुए कि तीनों अब एक साथ रहेंगे। मगर कुछ ही देर बाद बड़े भाई कुछ अन्य मनस से हो गए। तो राजेश ने पूछा, तुम तो बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे, मगर अब ऐसा क्या हो गया? चंदा ने भी बड़ी परेशानी जाहिर की। नहीं, कुछ यूं ही। नहीं नहीं, छुपाओ नहीं। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मगर सोच रहा हूँ कि जब मुझसे तुम दोनों का ऐसा बर्ताव हो रहा है तो मेरे सबसे छोटे भाई से पता नहीं कैसा रहेगा। इसीलिए मैं उसे उत्तर दे देता हूँ कि अपने रहने के लिए कोई और जगह ठीक कर ले। इतना कहकर रामेश्वर प्रसाद झट अपने गैरेज वाले कमरे में चले गए। दूसरे दिन उन्हें दोस्त के बेटे की बारात में काशी जाना था। सुबह नाश्ता कर अपने कमरे की कुंजी बहुरानी के हवाले की और झट रिक्शे पर सवार होकर स्टेशन की ओर बढ़े। 2 दिनों बाद थके मांदे लौटे तो देखा कि सारा घर बंद पड़ा है और कहीं किसी का कोई पता नहीं। वो सन्न है। आखिर सब कहाँ भाग गए? सर खुजलाते हुए पास ही के किराने वाले के यहाँ बढ़े, शायद उसे कोई सूचना हो। उन्हें रिक्शे से उतरते देखकर किराना वाला इधर ही लपका चला आ रहा है। उसे देखते ही उन्होंने पूछा, क्यों, राजेश कहाँ है? तुम्हें कोई खबर है? हाँ, छोटे भैया तो घर छोड़कर चले गए। अपना सब सामान भी ले गए। आपका सारा सामान ज्यों का तो रखा है। कुंजी मुझे देके गए हैं, ये ले लीजिए। इतनी क्या जल्दी आ पड़ी थी उसे? कह रहे थे कि आखिर उनका भी तो कोई अपना मान है। खुलेआम आपने कहाँ उन पर यह इल्जाम लगा दिया कि जब आपसे उनका बर्ताव इतना बुरा है तो भला आपके सबसे छोटे भाई से कैसा रहेगा? वो अपने मान की रक्षा करने के लिए घर द्वार छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें बहुत समझाया, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। और बीवी जी, बाप रे, आग की टिकिया। उस रात जमीन पर ही सही, लेकिन रामेश्वर प्रसाद अपने मास्टर्स बेडरूम में बड़े आनंद से सोए। उन्हें पता ही नहीं चला कि बिजली कब जाती और कब आती। आखिर उस कमरे में पुरवा तथा पछिया दोनों की बहार जो है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।